हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राजकिशोरी देवी शिक्षक प्रशिक्षण सेवा संस्थान की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम यहाँ तक हम पढ़ रहे थे कि डिसेबिलिटी के प्रकार, कितने प्रकार की दिव्यांगताएं होती हैं। तो 21 प्रकार की, जिसमें हम बाकी 14 पढ़ चुके हैं। अगला पढ़ेंगे 15 नंबर, मानसिक रुग्णता यानी मेंटल इलनेस। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें मानसिक रुग्णता से चिंतित मनोदशा, बौद्ध अभिसंस्करण या स्मरण शक्ति का अत्यधिक विकार अभिप्रेत है, जो जीवन की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समग्र रूप से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता की पहचान करने की क्षमता या योग्यता को प्रभावित करता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि बच्चा निर्णय नहीं ले पाता, सामाजिक व्यवहार नहीं बना पाता, वास्तविकता की पहचान करने में दिक्कत होती है। इस प्रकार की जो योग्यताएं होती हैं उनको प्रभावित करता है, किंतु जिसके अंतर्गत मानसिक मंदता नहीं है, जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास रुकने या संपूर्ण होने की स्थिति है, विशेषकर जिनकी आवश्यकता बुद्धिमत्ता सामान्य से कम होना है। आगे है मनोरोग, किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य की वह स्थिति होती है जिसकी तुलना किसी स्वस्थ व्यक्ति से करने पर वह सामान्य नहीं होती। स्वस्थ व्यक्तियों की तुलना में मनोरोग से ग्रस्त किसी व्यक्ति का व्यवहार असामान्य अथवा मैल एडेक्टिव होता है। इन्हें मानसिक रोग, मनोविकार, सामाजिक बीमारी अथवा मानसिक विकार के नाम से जाना जाता है। आगे है मनोरोग मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन होने के कारण होते हैं। इनके उपचार के लिए मनोरोग चिकित्सक की आवश्यकता होती है। यानी इस तरह की बीमारियां होती हैं तो हम चिकित्सक की सहायता ले सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि मानसिक रुग्णता के लक्षण क्या है। सामाजिक लोगों से कटाव और अकेले रहना। सामाजिक लोगों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अकेले रहता है, दूसरों को लोगों से कट के रहता है। ठीक है। कामकाज में असामान्यता, विशेष रूप से स्कूल या काम की जगह पर खेल आदि में अरुचि, स्कूल में असफल रहना इत्यादि, ये इसके लक्षण है। ठीक है। एकाग्रता में समस्या, वो बच्चे एकाग्र नहीं रहता है। याददाश्त कमजोर होना, किसी भी चीज को भूल जाता है या समझने में मुश्किल होना। गंध, स्पर्श व जगहों के प्रति अधिक संवेदनशील व उत्तेजना, किसी भी गतिविधि में भाग लेने के लिए इच्छा की कमी या उदासीनता, यानी वो किसी भी काम को लेकर के एक्टिव नहीं रहता है, अपने आप से ही कटा महसूस करता है। डर या दूसरों के प्रति शक्कीपन या हमेशा नर्वस महसूस करना। अस्वाभाविक और अजीब व्यवहार करना, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, अजीब व्यवहार करता है। नाटकीय नींद और भूख में परिवर्तन या व्यक्तिगत स्वच्छता में कमी। भावनाओं या मिजाज में तेजी से या नाटकीय परिवर्तन होना, यानी कभी अभी गुस्सा है, अभी हंसी मजाक करने लगेगा। ठीक है। उसके व्यवहार में परिवर्तन होते रहते हैं। अब पढ़ेंगे मानसिक रुग्णता के कारण क्या है। मानसिक रोगों के कई जैसे जैविक, वातावरण जनित, मनोवैज्ञानिक व सामाजिक आदि कारण हो सकते हैं, जिसमें से मुख्य कारण निम्न प्रकार के हैं। पहला है आनुवंशिक कारण, यानी हेरिडिटी। साइकोसिस जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, उन्माद, अवसाद इत्यादि। व्यक्तित्व रोग, मदिरापन, मंद बुद्धि होना, मिर्ग इत्यादि आदि रोग उन लोगों में ज्यादा मिलते हैं जिनके परिवार में इसका कोई इतिहास हो। यानी जब हमारे परिवार में, हमारे पूर्वजों में, हमारे माता पिता में इस तरह की बीमारी होती है तो वो संतान में स्वाभाविक रूप से देखने को मिलती है। उनकी संतान को इनका खतरा सामान्य लोगों की अपेक्षा 2 गुना हो जाता है। आगे है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। अपने में खोए रहने वाले, चुप रहने वाले, कम दोस्ती करने वाले व स्किज़ॉइड व्यक्तित्व वाले लोगों में स्किज़ोफ्रेनिया अधिक होता है, जबकि अनुशासित और सफाई पसंद, समयनिष्ठ, मितव्ययी जैसे गुणों वाले लोगों में बाध्य विकसित अधिक होता है। अगला है कि खान पान से जुड़े कारण। कुछ दवाओं, रासायनिक तत्वों, धातुओं, शराब व अन्य नशीले पदार्थों आदि का सेवन मनोयोगों के होने का कारण बन सकता है। अगला है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण में है आपसी संबंधों में तनाव, यानी जब हम किसी बात को लेकर के तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, किसी प्रिय व्यक्ति का गुजरना, मान लीजिए कोई हमारा बहुत प्रिय है, वो हमारे किसी हादसे में हमारे साथ नहीं है, सम्मान को ठेस लगना, हमारे सम्मान को ठेस लगना,
काम में भारी नुकसान, शादी या तलाक, एग्जाम या प्यार में असफलता आदि मनोरोग के कारण हो सकते हैं। अगला है कि अगला हम पढ़ेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, यानी कि सतवा जो हमारा दिव्यांगता क्या है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें है बहु स्क्लेरोसिस से प्रवाहित तंत्रिका प्रणाली रोग अभिप्रेत है, जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं की अक्ष तंतुओं की चारों ओर रीढ़ की हड्डी या रीढ़ की हड्डी की कोशिकाओं की एक दूसरे के साथ संपर्क करने की क्षमता प्रभावित होती है। अगला है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, दिमाग की तंत्रिकाओं को रोग और अवरोधक क्षमता सामान्य करने वाले सेल्स की क्षतिग्रस्त हो जाने की वजह से भी हो सकता है। यह एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें एंटीबॉडी मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और आंखों के नसों पर प्रभाव डालती है। यह आमतौर पर 10 से 16 साल के आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित करता है। हालांकि 20 और 30 वर्ष की महिलाओं को इसका बहुत अधिक खतरा होता है। पुरुषों की तुलना में एमएस महिलाओं में अधिक आम है और यह लोगों को 60 वर्ष तक की आयु तक प्रभावित कर सकता है। अगला है कि बहु स्क्लेरोसिस के लक्षण क्या हैं। एक या अधिक अंगों में कमजोरी या शून्य होना, आमतौर पर एक समय में शरीर के एक तरफ होता है, यानी किसी शरीर के एक ही साइड तरफ ये होता है। और दूसरा है कि दृष्टि का आंशिक या पूर्ण नुकसान, दृष्टि जो होती है हमारी देखने की जो क्षमता होती है वो उसका पूरा नुकसान होता है या बहुत कम मात्रा में होता है। आमतौर पर यह एक समय में एक आंख में अक्सर आंखों की गतिविधि के दौरान दर्द होता है। अगला है कि एक से अधिक दिखना या दृष्टि में धुंधलापन। इसमें होता है कि किसी भी वस्तु को वो एक है तो वो उसका दो दिखना, और दृष्टि में धुंधलापन, वो भी क्लियर नहीं दिखाई देना, स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। शरीर के हिस्सों में झुनझुनी या दर्द, और उसके शरीर में क्या होता है, झंझनाहट होता है और दर्द होता है। कुछ गर्दन की गतिविधियों के दौरान बिजली के झटके जैसे सनसनी, विशेष रूप से गर्दन को आगे झुकाते समय होता है। अगला है कंपन, समन्वय की कमी या अस्थिर चाल, अस्पष्ट बोलना, थकान या चक्कर आना। अगला है आंत और मूत्राशय की समस्या। अब हम पढ़ेंगे इसके कारण क्या हैं। बहु स्क्लेरोसिस के कारण क्या हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का कारण अभी अज्ञात है, यानी इसका जो कारण है वो हमें अभी पता नहीं है। इसे एक स्वप्रतिरक्षित बीमारी माना जाता है, जिसमें आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली आपकी तंत्रिकाओं को आवरण प्रदान करने वाले सुरक्षात्मक खोल को नुकसान पहुंचाती है। माइलिन की तुलना बिजली की तारों की सुरक्षात्मक परत से की जाती है। जब माइलिन को नुकसान पहुंचता है तो तंत्रिका खुल जाती है, तो उस तंत्रिका में आने वाले संदेश धीमे या अवरुद्ध हो सकते हैं। तंत्रिका को नुकसान हो सकता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कुछ लोगों को मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्यों विकसित होता है और दूसरों को नहीं। आनुवंशिकता और पर्यावरण कारण इसके जिम्मेदार हो सकते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट और हेरिडिटी इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। अगला है आनुवंशिक गुणसूत्र 6 का HLA क्षेत्र। इस क्षेत्र में परिवर्तन MS से प्रभावित होने की संभावना में वृद्धि करता है। MS को एक आनुवंशिक बीमारी नहीं माना जाता है, हालांकि बीमारी को विकसित करने के जोखिम को बढ़ाने के लिए अनेक आनुवंशिक भिन्नताएं दर्शाई गई हैं। सामान्य आबादी की अपेक्षा इस बीमारी से प्रभावित व्यक्तियों के संबंधियों, विशेष रूप से सहोदरों, माता पिता और बच्चों में MS होने का जोखिम बहुत अधिक होता है। यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस बहुत ही अधिक देखने को मिलता है और बीमारी की कुल पारिवारिक पुनरावृत्ति दर 20% है। एकांकी यमज की स्थिति में केवल 35% मामलों से ही सामंजस्य उत्पन्न होता है, जबकि सहोदरों की स्थिति में यह घटकर 5 तक हो जाता है।
और अर्ध सहोदरों में इससे भी कम हो जाता है। यह इंगित करता है कि अति संवेदनशीलता आंशिक रूप से बहुजनात्मक तथा प्रेरक होता है। अगला है पर्यावरण संबंधी कारक। एमएस यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अन्य संक्रामक और गैर संक्रामक दोनों मूलों वाले विभिन्न पर्यावरण संबंधी जोखिम वाले कारकों को स्रावित किया जाता है। हालांकि कुछ आंशिक रूप से परिवर्तनीय है, यानी कुछ थोड़ा बदलाव किया जा सकता है। सिर्फ भविष्य में होने वाले अनुसंधान, विशेष रूप से नैदानिक परीक्षण यह बताएंगे, यानी जो विशेषज्ञ होते हैं वही ये बता सकते हैं कि उनके उन्मूलन से एमएस यानी मल्टीपल स्क्लेरोसिस में मदद मिल सकता है या नहीं। विषुवत रेखा से दूर रहने वाले लोगों में एमएस बहुत आम बात होती है, यानी कि जो विषुवत रेखा से दूर रहने वाले जो लोग होते हैं उनमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस देखना बहुत ही आम बात है। हालांकि इसके कई अपवाद मौजूद हैं। धूप के संपर्क में आने वाली कमी को भी एमएस के एक उच्च जोखिम के साथ जोड़ा गया है। विटामिन डी के उत्पादन और खपत में कमी धूप के संपर्क में कम समय रहने वाले लोगों को उच्च जोखिम की व्याख्या करने का मुख्य जैविक तंत्र रहा है। अगला है कि संक्रमण आनुवंशिक अति संवेदनशीलता एमएस यानी मल्टीपल स्क्लेरोसिस की घटना के कुछ भौगोलिक और महामारी विज्ञान संबंधी भिन्नताओं, जैसे कि कुछ परिवारों में बीमारी की बहुत अधिक घटना और आनुवंशिक दूरी के साथ कमी की जोखिम की व्याख्या कर सकता है, लेकिन यह किसी घटना जैसे कि आरंभिक उम्र में प्रवास के साथ होने वाले जोखिम में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। अगला हम पढ़ेंगे पार्किंसन रोग, पार्किंसन डिसीज। पार्किंसन रोग से कोई तंत्रिका प्रणाली का परगामी रोग अभिप्रेत होता है, यानी जो हमारी तंत्रिका प्रणाली होती है उसकी कोई अंग क्या होता है, प्रभावित होता है, जो कंप पेशी कठोरता और धीमा कठिन संचालन द्वारा चिन्हांकित होता है, जो मुख्यतः मस्तिष्क के आधारीय गांडिका के अधपतन तथा तंत्रिका संचालन दोमापाई के वास से संबंधित मध्य आयु और वृद्ध व्यक्तियों को प्रभावित करता है। यानी जो बीच की उम्र है, जिसको एडोलसेंस कहते हैं, किशोरावस्था, और वृद्ध व्यक्तियों को ज्यादा प्रभावित करता है। पार्किंसन रोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक रोग है, यानी यह रोग क्या है, तंत्रिका तंत्र का एक रोग है, किसी पार्ट में होता है जिसमें रोगी के शरीर के अंग कंपन करते रहते हैं, यानी कांपते रहते हैं। पार्किंसन रोग का आरंभ आहिस्ता आहिस्ता होता है, यानी बहुत ही धीरे धीरे स्लो मोशन में होता है। पता भी नहीं पड़ता कि कब लक्षण शुरू हुए हैं। अनेक सप्ताहों व महीनों के बाद जब लक्षणों की तीव्रता बढ़ने लगती है, यानी धीरे धीरे जब होता है तो कुछ महीने बाद, कुछ सालों बाद क्या होता है, उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, बढ़ता हुआ दिखता है। तब एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर जब हिस्ट्री इतिवृत्त कुरेदते हैं तब मरीज व घर वाले पीछे मुड़कर देखते हैं, याद करते हैं और उसे क्या करते हैं, स्वीकारते हैं कि हाँ सचमुच में ऐसा कोई लक्षण है, कम तीव्रता के साथ पहले से मौजूद था और बाद में हमको क्या मालूम हुआ, धीरे धीरे बढ़ता गया और उसका लक्षण हमें तेज दिखाई देने लगा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि पार्किंसन रोग के लक्षण क्या हैं। पहला इसमें है कंपन, कपाना या हिलना, आमतौर पर आपके हाथ या उंगलियों से शुरू होता है। यानी जब पार्किंसन रोग के लक्षण क्या है, पहला दे रहा है कि इसमें उंगलियां और हाथ पैर के जो उंगलियां होती हैं वो क्या होता है, हिलने लगता है। इसके कारण आपका अंगूठा और तर्जनी उंगली के एक दूसरे से रगड़ने शुरू हो सकते हैं, जिसे पिल रोलिंग क्या कहते हैं, पिल रोलिंग ट्रेमर कहते हैं। पार्किंसन रोग का यह लक्षण है आराम की स्थिति में आपके हाथ में होने वाले कंपी है। अगला है कि धीमी गतिविधि, यानी किसी भी गतिविधि को धीमी तरह से करना। समय के साथ यह बीमारी आपके हिलने डुलने और काम करने की क्षमता को कम कर सकती है। कह रहे कि समय के साथ
यानी जैसे जैसे समय परिवर्तित होता रहता है, यह बीमारी आपकी हिलने डुलने और काम करने की क्षमता को क्या करता है, कम करने लगता है, जिसके कारण एक आसान कार्य को करने में भी कठिनाई होती है। यानी जब हमारी धीरे धीरे कार्य करने की गतिविधि कम होने लगती है, तो आसान काम को करने पर भी क्या होता है, कठिनाई होती है, और समय अधिक लगता है। चलते समय आपकी गति धीमी हो सकती है या खड़े होने में कठिनाई हो सकती है। तो सामान्य तौर पे वो खड़ा नहीं हो सकता, खड़ा होने में कठिनाई होती है या खड़े होने में कठिनाई हो सकती है। इसके अलावा आप पैरों को घसीट कर चलने की कोशिश करते हैं, और जब हमें देर तक खड़े नहीं हो सकते तो हम क्या करते हैं, पैर को घसीट कर चलना शुरू करते हैं, जिसमें चलना मुश्किल हो जाता है। अगर चलना मुश्किल हो जाता है तो क्या करते हैं, पैर को घसीट करके चलते हैं। अगला है कठोर मांसपेशियां, यानी कि हार्ड मसल्स में दे रहा है कि आपके शरीर के किसी भी हिस्से में मांसपेशियां में अकड़न हो सकती है। कठोर मांसपेशियां आपकी गति को सीमित कर सकती है और दर्द का भी कारण बन सकती है। अगला है कि बिगड़ी हुई मुद्रा और असंतुलन, यानी कि डिसबैलेंस। इसमें क्या होता है कि पार्किंसन बीमारी में अचेतन यानी कॉन्शियस आदि करने की क्षमता में कमी आ जाती है। अगला है जिनमें पलके झपकाना, मुस्कुराना या हाथों को हिलाते हुए चलना आदि क्या है, इसमें शामिल है। बात करते समय आपके चेहरे पर ज्यादा समय के लिए हाव भाव नहीं रह सकते। यानी कि कोई होता है ना कि किसी की बात को समझने के लिए उसके हाव भाव काफी होते हैं, तो इसमें क्या कह रहा है कि समय आपके चेहरे पर ज्यादा समय के लिए हाव भाव नहीं रह सकते हैं। इसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। आवाज में परिवर्तन, अगर इसको पार्किंसन डिसीज जिसको होती है, उसके क्या होता है, रोग के परिणाम स्वरूप उच्चारण संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। यानी जब वो व्यक्ति बोलेगा, उच्चारण करेगा, तो उसमें समस्याएं हो सकती हैं। आपका स्वर धीमा, यानी जो उसकी लय होगी वो धीमी होगी, तीव्र और अस्पष्ट हो सकती है। जो उसकी आवाज होगी वो क्लियर नहीं सुनाई देगी, स्पष्ट नहीं सुनाई देगी, वो क्या होता है, अस्पष्ट हो सकती है, और कभी कभी तेज तो कभी धीमा हो सकता है। आपको बात करने से पहले हिचकिचाहट हो सकती है, यानी कि बात करने से पहले हिचकिचाहट होती है, हेस्टेशन होता है। सामान्य संक्रमण की तुलना में आपकी आवाज और ज्यादा खराब हो जाती है। स्वर और भाषा के चिकित्सक आपकी उच्चारण समस्याओं का निवारण करने में मदद कर सकते हैं। आगे है कि लिखावट में परिवर्तन। अगला इसका कारण क्या है, लिखावट में परिवर्तन। लिखावट छोटी हो सकती है और लिखने में तकलीफ हो सकती है। यानी कि व्यक्ति क्या करता है, बहुत छोटा छोटा लिखता है, और जब छोटा छोटा लिखेगा तो लिखने में दिक्कत होगी ही। पार्किंसन रोग के कारण क्या है, अब इसके रोग के क्या कारण हैं, हम इसके बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसमें पहला है कि पार्किंसन रोग में मस्तिष्क में उपस्थिति कुछ तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन्स धीरे धीरे खराब हो जाती हैं या पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं। अगला है कि न्यूरॉन्स हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन नामक रसायन उत्पन्न करते हैं। न्यूरॉन्स के नष्ट होने के कारण कई लक्षण उत्पन्न होते हैं। डोपामाइन के स्तर में आने वाली कमी असामान्य मस्तिष्क गतिविधि का कारण बनती है, जिसके परिणाम स्वरूप पार्किंसन रोग का संकेत मिलते हैं। अगला है कि पार्किंसन रोग का मुख्य कारण जो है क्या है, अज्ञात है। उसके बारे में अभी हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसके होने के कई कारक हो सकते हैं जो निम्न है। आपके जीन, इसका मुख्य कारण में होता है आपके जीन, यानी आपके जीन इसका एक मुख्य कारण हो सकता है, जबकि अज्ञात है, लेकिन इसको मान सकते हैं कि जीन इसका एक मुख्य कारण हो सकता है। शोधकर्ताओं ने विशिष्ट जेनेटिक उत्परिवर्तनों की पहचान की है जो पार्किंसन बीमारी का कारण बन सकते हैं, लेकिन ये पार्किंसन रोग से प्रभावित परिवार के सदस्यों वाले दुर्लभ मामलों के अलावा असामान्य होते हैं। अगला है पर्यावरण से संबंधित कारण। पर्यावरण से संबंधित कारण कुछ विषाक्त पदार्थों या पर्यावरण कारकों को प्रभाव अंतिम चरण के पार्किंसन रोग के जोखिम को बढ़ा सकता है, लेकिन कुल मिलाकर इसमें पार्किंसन रोग जोखिम कम ही होता है।
अगला है कि संक्षेप में पार्किंसन बीमारी के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान करने के लिए अभी और अधिक शोध किए जाने की आवश्यकता है। यानी कि इसके लक्षण को हम कैसे पता लगाएंगे कि ये पार्किंसन रोग ही है, इसके बारे में शोध क्या है, जारी है, पता लगाया जा रहा है। पार्किंसन रोग के जोखिम कारकों में निम्न क्या शामिल है उसके बारे में पढ़ेंगे। बढ़ती उम्र, बढ़ती आयु यानी कि बढ़ता हुआ उम्र। पार्किंसन रोग युवाओं में बहुत ही कम पाया जाता है। यह आमतौर पर जीवन के मध्य या आखिरी पड़ाव में शुरू होता है। यानी मध्य क्या होता है, एडोलसेंस, किशोरावस्था या वृद्धावस्था में ये ज्यादा होता है। यह आमतौर पर जीवन के मध्य या आखिरी पड़ाव में शुरू होता है। उम्र के साथ जोखिम बढ़ता रहता है। यह बीमारी सामान्य तौर पर 60 वर्ष से उससे अधिक आयु वाले लोगों में विकसित होता है। अगला है आनुवंशिकता, हेरिडिटी। आपके किसी करीबी रिश्तेदारों के पार्किंसन रोग से ग्रसित होने के कारण आपको यह रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी आपके किसी करीबी रिश्तेदार या माता पिता अगर उनको ये बीमारी है तो आपको भी होने की संभावना बनी रहती है। हालांकि जब तक आपके परिवार में कई सदस्यों को यह बीमारी नहीं होती है तब तक आपका जोखिम कम होता है। यानी जब आपके परिवार में आएगा इस तरह की बीमारी तो आप धीरे धीरे क्या होता है, सभी को होने लगता है। अगला है कि पुरुषों को जोखिम अधिक, यानी कि जो पार्किंसन रोग है उससे महिलाएं तो कम लेकिन पुरुष ज्यादा प्रभावित होते हैं। कैसे, महिलाओं की तुलना में पुरुषों में पार्किंसन रोग विकसित होने की अत्यधिक संभावना होती है। अगला है विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आना, यानी कि नशा करना, अफीम और तरह तरह के नशीले पदार्थ का सेवन करना, वनस्पति नाशकों और कीटनाशकों के निरंतर संपर्क में आने से आपके पार्किंसन रोग के ग्रसित होने का खतरा थोड़ा ज्यादा होता है। अब हम 18 पढ़ेंगे, अधिरक्तस्रावी जिसको हम कहते हैं हीमोफीलिया। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हीमोफीलिया से एक आनुवांशिक रोग अभिप्रेत है, यानी ये भी हेरिडिटी को प्रभावित करता है, जो प्रायः पुरुषों को ही प्रभावित करता है, किंतु इसे महिला द्वारा अपने नर बालकों को संचारित किया जाता है। इसकी विशेषता रक्त के थक्का जमने के साधारण क्षमता का नुकसान होना है, जिससे छोटे से घाव का परिणाम भी घातक रक्तस्राव हो सकता है। यानी कि अधिरक्तस्राव क्या है, थोड़ी सी चोट लगना और बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड बहना, थोड़ा सा कटना तो बहुत ज्यादा, इसमें रक्त बहुत ज्यादा निकलता है और थक्का जमता है। ठीक है, हीमोफीलिया बीमारी दो तरह की होती है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। यानी ये जो बीमारी होती है दो तरह की होती है, एक ए और दूसरा बी। ठीक है, अब इसके बारे में हम, इसके लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।